हेलो व्यूअर्स, आज का हमारा एपिसोड आईवीएफ स्पेशल एपिसोड रहने वाला है। बहुत से लोगों की मेल्स और उन मेल्स के अंदर बहुत सी क्वेरीज जो आई हैं, उनमें एक रेगुलर बेसिस पे जो कॉमन क्वेरीज हैं वो है आईवीएफ को लेकर। लोग जानना चाहते हैं इस बेसिकली आईवीएफ के लोगों को बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं कि आईवीएफ किसको कराना चाहिए, इसका सक्सेस रेट क्या है। लोग कई बार डरते भी हैं इन चीज़ों को लेकर। तो आज मैंने अपने स्टूडियो में जिन गेस्ट को बुलाया है वो है डॉक्टर गीतिका शर्मा। शी इज़ एन इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट हैविंग एन एक्सपीरियंस ऑफ ओवर 12 years विद Cloud9 हॉस्पिटल। ये हमारी क्वेरीज को दूर करेंगी, हमारे डाउट्स को दूर करेंगी। आइए मिलते हैं। हेलो डॉक्टर गीतिका, वेलकम टू द शो। Hello, Dr. Minu, and really thank you for inviting me to this show. ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि मैं आम जनता से बात कर पाऊँगी, क्योंकि आईवीएफ को लेकर लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियाँ रहती हैं। सो आई होप कि इस शो के माध्यम से मैं लोगों के काफ़ी क्वेश्चंस का जवाब दे पाऊँगी। जी मैम, सबसे पहले तो ये बताइए कि हु एक्चुअली नीड्स आईवीएफ। किसी भी कपल को आईवीएफ की ज़रूरत कब पड़ती है? हाउ डू दे नो दैट उन्हें आईवीएफ स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए या कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर को? ओके डॉक्टर मीनू, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि ज़्यादातर कपल्स को पता ही नहीं रहता है कि उन्हें इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट से कब सलाह लेनी है। जी। सो इसका एक सेट टाइम फ्रेम है कि अगर एक कपल ने लगातार 1 साल तक प्रेगनेंसी के लिए ट्राई किया है और फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हुई है, तो उन्हें इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट से ज़रूर मिलना चाहिए। ओके मैम, इसका रीज़न क्या है? लाइक व्हाई डज इट टेक सच अ लॉन्ग टाइम? 1 year इज़ अ बिग टाइम। तो और आजकल ये बहुत कॉमन भी हो गया है, तो इसका सबसे मेन रीज़न क्या है? ये जो सेट टाइम फ्रेम हमने सेट किया है, इसका रीज़न ये है, जितनी भी रिसर्च हुई है वर्ल्ड वाइड, जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं, उसमें ये देखा गया है कि मोर देन 80% कपल लगातार 1 साल के अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बाद कंसीव कर लेते हैं। जो बाकी कपल कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, विच इज़ अराउंड 10 to 15%, उन्हें हेल्प की ज़रूरत रहती है। मैम, ये प्रॉब्लम का आप कोई रीज़न बता सकती हैं? व्हाई डज दिस हैपन? आई मीन व्हाट इज़ द मेन रीज़न व्हाई पीपल आर नॉट एबल टू कंसीव? एक्चुअली एक रीज़न नहीं है कि कपल क्यों नहीं कंसीव कर रहा है, इसके मल्टीपल रीजंस हैं। Okay. सबसे कॉमन जो आजकल देखा जा रहा है वो है डिलेड मैरिजेस, या करियर कमिटमेंट्स की वजह से, या फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से कपल्स जो है प्रेगनेंसी डिले कर रहे हैं। सो एज का फीमेल एग्स पे डायरेक्ट असर पड़ता है। जैसे ही फीमेल एज 30 क्रॉस करती है तो फीमेल एग्स जो है कम होना शुरू हो जाते हैं। एंड आफ्टर 35 years ऑफ एज, दैट इज 35 साल की उम्र के बाद, एग्स सिग्निफिकेंटली कम हो जाते हैं। 40 years के बाद नेचुरल प्रेगनेंसी होना रेयर है। सो एज, डिलेड मैरिजेस और डिलेड प्रेगनेंसी प्लानिंग, ये सब प्रमुख कारण है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो रही है। बाकी मेल फैक्टर, हमारी सोसाइटी में मेल फैक्टर को लेकर एक बहुत ही भ्रांति है, क्योंकि मेल्स बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि प्रॉब्लम है, और उनकी फैमिलीज भी कई बार एक्सेप्ट नहीं कर पाती हैं। बट मेल फैक्टर इज इंक्रीजिंग लाइक एनीथिंग। मेल फैक्टर अकेला 30% कंट्रीब्यूट करता है, और अगर हम दोनों का मिलाकर चलें तो 40% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें दोनों मेल पार्टनर और फीमेल पार्टनर कंट्रीब्यूट करते हैं। सो मेल फैक्टर इज ऑन राइजिंग, जिसके प्रमुख कारण हैं पोल्यूशन, डाइट, लैक ऑफ एक्सरसाइज, आपका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, और स्ट्रेस, whether it is a work stress, financial stress, personal stress, whatever stress. और कारण है अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी। अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी, जैसा कि आप समझ ही पा रहे हैं, कि जिसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, कि सब कुछ ठीक है, सब टेस्ट हो गए, हमें कुछ भी उसमें प्रॉब्लम नहीं मिली, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही। बट येस, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी एक तरह की इनफर्टिलिटी है, एंड इट इज़ वेरी कॉमन, विच इज़ 30%। यस, और बाकी हैं हार्मोनल प्रॉब्लम, जैसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो गया, फिर कंडीशंस लाइक एंडोमेट्रियोसिस, फाइब्रॉइड्स हो गया, फिर ट्यूब्स अगर जो ब्लॉक्ड है फीमेल पार्टनर की, तो भी नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। तो डॉक्टर गीतिका, अक्सर देखा जाता है लोग आईवीएफ के लिए जाते भी हैं, तो एक मिथ है लोगों में कि इसका सक्सेस रेट नहीं है। तो मैं चाहूँगी आप इसके बारे में मेरे व्यूअर्स को बताइए, क्योंकि इसकी बहुत सारी मेल्स हैं हमारे पास।
डॉक्टर मीनू, हमारे पास जब भी कोई कपल आता है कि हमें उनको आईवीएफ की ज़रूरत है और आईवीएफ करवाना है, तो पहला क्वेश्चन यही होता है कि मैडम गारंटी कितनी है। करेक्ट। और मैं अपने पेशेंट्स को कभी भी कोई फैंसी होप्स नहीं देती हूँ और देनी भी नहीं चाहिए। जी बिल्कुल। सो यूनिवर्सली पूरी दुनिया में आईवीएफ का एक साइकिल का सक्सेस रेट 50 to 60%, जो कि 50 से 60% ही है। ओके। अगर 3 साइकिल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ है तो हाँ, जो सक्सेस रेट है वो 70-80% तक भी जा सकता है। बट द गुड थिंग अबाउट आईवीएफ इज़ कि अगर 10 कपल जो कंसीव नहीं कर पा रहे और अगर वो कोई इंटरवेंशन नहीं करते हैं, तो उन 10 में से कोई भी कंसीव नहीं करेगा। जी बिल्कुल। लेकिन अगर वो आईवीएफ के लिए जाते हैं तो एटलीस्ट उनमें से 6 कपल कंसीव करेंगे, विच इज़ अ गुड थिंग। करेक्ट। अभी भी दुनिया में 80 लाख आईवीएफ बेबीज़ पैदा हो चुके हैं इन द लास्ट 40 ईयर्स। सो अगर आईवीएफ नहीं होता तो 80 लाख बेबीज़ दुनिया में नहीं आ पाते। जी बिल्कुल। सो वी शुड सी द पॉजिटिव साइड, मतलब हमें देखना है कि ग्लास आधे से ज़्यादा भरा हुआ है। जी बिल्कुल। अगर हम उस पर फोकस करेंगे और पेशेंट्स अगर पॉजिटिव रहेंगे तो सक्सेस रेट्स भी बेटर रहते हैं। जी डॉक्टर गीतिका, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी अपने व्यूअर्स के लिए खासकर। अक्सर ऐसा होता है क्लाइंट्स आपके पास आते हैं आईवीएफ के लिए, वो ऑप्ट भी करते हैं। सबसे पहले तो आपके पास आने से पहले ही उनका एक मेंटल स्टेट होता है जो बहुत डिप्रेसिंग होता है, बिकॉज कहीं ना कहीं वो ये एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे होते कि उनमें कोई प्रॉब्लम है और उन्हें ये लगता है कि हमारे साथ कुछ बहुत गलत हो गया। और जब आपके पास आते हैं दे कम विद द होप दैट आईवीएफ इज़ द ओनली सोल्यूशन नाउ, नथिंग एल्स इज़ लेफ्ट बिकॉज देव ऑलरेडी ट्राइड व्हाट दे कुड। और फर्स्ट साइकिल मान लीजिए फेलियर हो जाता है, बिकॉज ऑफ कोर्स दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी। तो उस वक्त वो बहुत डिप्रेस्ड होते हैं और फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू देयर माइंड इज़ कि अब तो कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा फॉर देम टू कंसीव, या डॉक्टर ठीक नहीं है, या बहुत सारी चीज़ें। आप ऐसे पेशेंट्स के साथ कैसे डील करते हैं? इनफैक्ट मैं चाहूँगी आप मेरे व्यूअर्स को भी इस बारे में कुछ बताइए, बिकॉज दिस इज़ वन वेरी बिग फियर। एक्चुअली डॉक्टर मीनू, दिस इज़ वेरी ट्रू कि जो पेशेंट इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट के पास आ रहे हैं वो ऑलरेडी एक बहुत स्ट्रेस में है कि वो प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। ये एक मेजर स्ट्रेस है और ऊपर से आईवीएफ में जैसा कि मैंने बताया कि 100% गारंटी नहीं है, बट दे शुड बी पॉजिटिव। बट येस, जब पेशेंट का फर्स्ट साइकिल में फेलियर हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा हताश हो जाते हैं, क्योंकि एक ह्यूमन नेचर है कि फर्स्ट जो आपका आईवीएफ है उसमें अगर आपको सक्सेस मिलता है तो यू आर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन फर्स्ट साइकिल में अगर आपको आईवीएफ में फेलियर मिलता है तो आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि आपकी इतनी ज़्यादा होप्स जुड़ी होती हैं। यू आर वेटिंग फॉर अ बेबी, यू आर वेटिंग टू गेट प्रेग्नेंट, तो उसमें डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। बट ये है कि उस केस में भी हम हेल्प कर सकते हैं पेशेंट्स की। कैसे? कि अगर एम्ब्रियोज़ ज़्यादा हैं पेशेंट्स के, हमारे पास फ्रोज़न एम्ब्रियोज़ पड़े हैं, तो हम उनको और साइकिल दे सकते हैं। उसमें उनके एग्स दोबारा से बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल प्रोसीजर होता है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, बस मेडिसिन देकर हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर देते हैं। सो अगर 3 साइकिल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र मिलता है पेशेंट्स को तो सक्सेस रेट एज हाई एज 80% भी हो जाता है। अब कुछ केसेस में हम देखते हैं जब हम मेल गैमीट्स जो कि शुक्राणु या फीमेल एग्स जब लैब में देखते हैं तो ही उनकी क्वालिटी का पता चलता है। तो कई बार उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। सो अगर सक्सेस रेट नहीं मिला है और मेल शुक्राणु या फीमेल एग्स में से किसी की भी क्वालिटी ख़राब है तो वो एक डोनर एग या डोनर स्पर्म के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। बाकी और भी बड़े मेजर्स हैं कि हम कुछ एडिशनल मेडिसिन दें उनको, ताकि उनको नेक्स्ट साइकिल में सक्सेस रेट मिले। जी। और एक बहुत ज़रूरी बात है होलिस्टिक अप्रोच, वो मैं बिल्कुल बात करना चाहती हूँ इस शो पे, क्योंकि होलिस्टिक अप्रोच में हम पेशेंट का सिर्फ इस पे फोकस नहीं कर रहे हैं कि हमें एग्स बनाने हैं, एम्ब्रियोज बनाने हैं, ट्रांसफ़र करने हैं। नो, वी आर सीइंग द पेशेंट एज अ होल बॉडी। हम उसका स्ट्रेस की वजह से जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो रखे हैं बॉडी पे उसको टेक केयर करेंगे। अगर न्यूट्रिशन जो है, एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट इज़ रियली हेल्पफुल, तो उनका डाइट जो है करेक्ट करें। उनको हम कुछ एक्सरसाइजेस बताएं, क्योंकि एक्सरसाइज का बॉडी और माइंड दोनों पे बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट रहता है। एक्सरसाइज सिर्फ आपकी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। कुछ योग आसन्स हैं, मेडिटेशन थेरेपीज हैं जिनसे
ऐसे कपल्स को बहुत हेल्प मिल सकती है और अगले साइकिल आईवीएफ में उनको हाई सक्सेस रेट मिल सकता है। जी, बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर गीतिका आपने। मैं चाहूँगी मेरे व्यूअर्स इस बात को नोट करें कि थोड़ा सा पेशेंस रखने से चीज़ें सही हो सकती हैं। एंड देयर आर मेनी अदर ऑप्शंस आल्सो, दैट इज़ नॉट द एंड, फर्स्ट साइकिल इज़ नॉट द एंड। मैं चाहूँगी मेरे व्यूअर्स इस चीज़ को नोट करें। डॉक्टर गीतिका शर्मा के नंबर्स यहाँ दिए जा रहे हैं, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर इनसे मिलना चाहते हैं, पंजाबी बाग क्लब रोड पे इनका क्लिनिक है, Cloud9, इनसे मिल भी सकते हैं। डॉक्टर गीतिका, आपने एक बात बोली कि आजकल मैरिजेस डिलेड हो रही हैं एंड फीमेल्स आर आल्सो करियर कॉन्शियस। तो अब ये तो एक यूनिवर्सल फैक्ट हो गया एक तरीके से, और ऐसे ही चलने वाला है। तो देयर इज़ नथिंग मच दैट पीपल कैन डू अबाउट इट, बट व्हाट अबाउट इन केस दे वांट टू हैव अ बेबी, सो इज देयर एनी ऑप्शन? आप इसके लिए क्या सजेस्ट करेंगे? बिकॉज आई थिंक मासेस विल नीड टू नो दिस। यस डॉक्टर मीनू, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये लेट मैरिजेस या लेट प्रेगनेंसी प्लानिंग बहुत कॉमन है और ये ऐसे रहने वाला है। सो इसमें एक बहुत ही अच्छा आंसर है कि एग फ्रीजिंग। सो फीमेल्स अगर 35 ईयर्स से पहले अपने एग्स फ्रीज करा लें तो उसमें बाद में उन एग्स को हम आईवीएफ के लिए यूज़ कर सकते हैं और उन्हें एक हेल्दी प्रेगनेंसी दे सकते हैं। आजकल बहुत अच्छी टेक्निक्स हैं जिससे इन फ्रोजन एग्स का सर्वाइवल रेट भी बहुत अच्छा है। सो ऐसी फीमेल ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके अपने एग्स फ्रीज करा लें, 1 या 2 साइकिल भी करा सकती हैं, और बाद में वही एग्स आईवीएफ के लिए यूज़ करके उन्हें एक हेल्दी प्रेगनेंसी दे सकती है। इसका एक और फ़ायदा भी होगा कि जब फीमेल एज 35 से अबव होती है तो बच्चे में कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, और 40 ईयर्स के बाद जेनेटिक प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। सो अगर यंग एग्स फ्रोजन होंगे और उनसे आईवीएफ करके प्रेगनेंसी दी जाएगी तो बच्चे के हेल्दी होने के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे। सो 2 तरह से बेनिफिट होगा। डॉक्टर गीतिका, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव सेशन रहा आपका। मैं समझती हूँ मेरे व्यूअर्स को बहुत अच्छी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। जैसा आपने बताया कि लेट मैरिजेस होने की वजह से या स्ट्रेस की वजह से अक्सर प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स होती हैं, और 1 साल के बाद अगर नहीं कंसीव कर पाते तो डेफिनेटली इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को, डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए पेशेंट्स को। व्यूअर्स, मैं कहना चाहूँगी आप डॉक्टर गीतिका से इसलिए भी मिलिए, ना सिर्फ ये एक अच्छी डॉक्टर है, आईवीएफ एक्सपर्ट है, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट है, बल्कि इनका एक बहुत अच्छा होलिस्टिक अप्रोच है और इनका जो ट्रीट करने का तरीका है वो बहुत अच्छा है। इसलिए मैं चाहूँगी आप इनसे ज़रूर कनेक्ट करिए। इनके नंबर्स यहाँ स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, मिल भी सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर गीतिका। थैंक यू डॉक्टर मीनू मुझे इस शो में इन्वाइट करने के लिए, बिकॉज मैं आम जनता को अगर कुछ अच्छा आईवीएफ के लिए कुछ अच्छा पॉजिटिव मैसेज दे पाई हूँ तो ये बहुत अच्छी बात है। जी, थैंक यू। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक दोस्तों। आप जानते हैं ये इनफर्टिलिटी स्पेशल एपिसोड है और अभी मैंने आपको एक इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट से मिलवाया। अब हमारे साथ जुड़ गई हैं डॉक्टर रश्मि शर्मा। शी इज़ इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट, शी इज़ द डायरेक्टर ऑफ ओरिजिन फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर्स इन दिल्ली। दे हैव 5 सेंटर्स। Welcome to the show, Dr. Rashmi. Thank you so much, Dr. Meenu, for inviting me and for giving me this wonderful opportunity. Thank you. Dr. Rashmi, IVF को लोग एक टैबू मानते हैं या मे बी इट इज़ अ लास्ट रिसोर्ट टू प्रेगनेंसी, और कई लोग इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहते हैं और जितना हो सके इसको डिले करते रहते हैं। तो ऐसा करने के क्या नुकसान हो सकते हैं? सो डॉक्टर मीनू, ये आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि IVF अभी भी इस ज़माने में भी बड़े टैबू की तरह हमारे समाज लेता है। हालांकि बहुत हद तक आई वुड से अवेयरनेस थोड़ी थोड़ी आ गई है, मेट्रो सिटीज़ में आ गई है, अब उतना बड़ा टैबू भी नहीं रहा है, बट स्टिल हमारे जो पेरिफेरल छोटे सिटीज़ हैं, गांव हैं, वहाँ पे अभी भी IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी को बहुत ही हौवे की तरह लिया जाता है। और उसका नुकसान सबसे बड़ा ये होता है, ख़ासतौर से जो पेरिफेरल एरियाज से लोग आते हैं, कि उनकी उम्र निकल चुकी होती है। कितनी बार हमारे पास होता है कि पेशेंट बैठा है 40 साल की उम्र पे, जिसको कि 25 साल की उम्र पे ये बता दिया गया था कि हस्बैंड के शुक्राणु 0 हैं या आपकी नलियां बंद हैं,
और सिवाय IVF के और कोई उपाय है ही नहीं। स्टिल IVF को लेके इतना टैबू, और इतना टैबू भी की भी बात नहीं है, रीच भी बहुत कम है। आधे से ज़्यादा सिटीज़ में IVF सेंटर्स ही नहीं हैं, IVF स्पेशलिस्ट भी गिनती के हैं हिंदुस्तान में, और ओवरऑल वो अवेयरनेस हमारे गाँवों तक, हमारे शहरों तक जितनी नीड है उतनी है ही नहीं। तो वही पेशेंट 15 साल बाद पहुंचता है, 40 साल की उम्र पे, 42 साल की उम्र पे, तब तक लेडी की उम्र निकल चुकी होती है। एंड एज वी नो, लेडी की जो रिप्रोडक्टिव लाइफ होती है वो एक क्लॉक है, दैट इज़ अ बायोलॉजिकल क्लॉक। ये मेल्स की तरह नहीं है, ठीक है, पुरुषों की तरह नहीं है कि ज़िंदगी भर तक स्पर्म पैदा होते रहेंगे, नए नए स्पर्म पैदा होते रहेंगे। आप 90 साल की उम्र पे भी राजस्थान से खबर आ जाएगी कि 90 साल की उम्र पे बच्चा पैदा हो गया एक पुरुष का, या शेखों के बच्चे पैदा हो रहे हैं 62-65 साल में। ऐसा लेडी के साथ नहीं है। लेडीज़ में एक रिप्रोडक्टिव क्लॉक है, एक सर्टेन नंबर ऑफ एग्स के साथ हर लेडी पैदा होती है जो जन्म पे निर्धारित हैं, और उम्र के साथ साथ वो अंडे खत्म होते चले जाते हैं। 35 साल के बाद वो बहुत तेज़ी से ख़त्म होते हैं, 40 साल के बाद आके ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाते हैं। तो जब तक वो लेडी हमारे पास पहुंचती है तब तक उसके अंडे ख़त्म हैं, फिर हमारे पास और कोई ख़ास उपाय नहीं रहता सिवाय उसके ये कि हम उनको बोलें आप डोनर एग ले लीजिए, जो कि बहुत डिज़ायरेबल कंडीशन नहीं है जी। तो यस, सोशल टैबू है जो कि शायद धीरे धीरे आप जैसे प्रोग्राम्स की मदद से शायद उसको हमें हटाने में मदद मिलेगी जी। तो मैम क्या समझती हैं आप, कब when should a person contact you, and like when is the right age and when is the right time and who should contact you? Okay, so कोई भी दंपत्ति, कोई भी कपल अगर 1 साल तक साथ रहने के बावजूद और बिना कोई प्रिकॉशन यूज़ करने के बावजूद कंसीव नहीं कर पा रहा है विद अ नॉर्मल सेक्सुअल हिस्ट्री, देन दे शुड कंटैक्ट द डॉक्टर, ठीक है। बिकॉज एज पर WHO निसंतानता की जो डेफिनेशन है वो 1 साल पे है कि अगर 1 साल तक भी कोई दंपत्ति कंसीव नहीं कर पा रहा है तो कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है और उन्हें डॉक्टर को मिल लेना चाहिए, ठीक है। ये तो है मोटा मोटा, बट अगर देयर आर सर्टेन कंडीशंस जहाँ उनको 6 महीने पे ही मिल लेना चाहिए, जैसे अगर किसी की शादी ही 38 साल पे हुई है तो नेचुरली वो 1 साल वेट नहीं करेंगे। अगर कोई बड़ी मेजर सर्जरी पहले हो चुकी है, गायनेकोलॉजिकल कोई ओवेरियन सिस्ट, ट्यूमर, हमें पता है कि पास्ट हिस्ट्री में ऐसी कुछ चीज़ें हो चुकी हैं, ऐसी कुछ इलनेस हो चुकी हैं जिससे फर्टिलिटी इफेक्ट हो सकती है, तो वहाँ साल भर नहीं वेट करना चाहिए जी। मेल के केस में भी अगर हमें पता है टेस्टिकुलर कोई टेस्टिस पे कोई चोट लग चुकी है बचपन में, कोई सर्जरी हो चुकी है, या कभी कोई कैंसर जैसे ल्यूकीमिया वगैरह की सर्वाइवल आजकल बहुत अच्छे हैं चाइल्डहुड कैंसर्स के, तो वो बच्चे जिनको कभी बचपन में ल्यूकीमिया हुआ, लिम्फोमा हुआ, एंड दे आर नाउ सर्वाइविंग वेल, they are past that cancer, they also should be contacting very soon because we know cancer therapies can affect the fertility. आप जब कैंसर थेरेपी कर रहे हो तो अंडे भी कम होते हैं, ख़त्म होते हैं इनफैक्ट, और स्पर्म्स भी ख़त्म होते हैं, तो उनको फिर जल्दी कर लेना चाहिए। उनको पता है कि दिक्कत है और बेटर सूनर द बेटर। ऐसा कोई केस आपके पास आया हो जहाँ कोई लेडी की एज, जैसे आप बता रहे हैं कि एक एज के बाद डिफ़िकल्ट हो जाता है, ऐसा एक कोई डिफ़िकल्ट केस, कॉम्प्लिकेटेड केस आपके पास आया हो और यू वर एबल टू ट्रीट देम एंड गिव देम अ गुड रिजल्ट, तो मैं समझती हूँ मेरे व्यूअर्स के लिए दिस विल बी अ वेरी गुड मोटिवेशन। सो डॉक्टर मीनू, एज की जब तक आपने बात की तो आई थिंक यहाँ पे व्यूअर्स को एक और चीज़ मैं जो पॉइंट आउट करना चाहूँगी कि अभी हमारे देश में कानून लागू हो गया है जिसे हम ART एक्ट कहते हैं, जो कि जनवरी 2022 में लागू हुआ है हमारे देश में, जिसके तहत सरकार ने अपर लिमिट डिसाइड कर दिया, लोअर लिमिट भी और अपर लिमिट भी, कि किस उम्र तक आप IVF या कोई भी इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट कर सकते हो, जो कि किसी लेडी के लिए 50 साल की उम्र है अब, और किसी मेल के लिए 55 साल की उम्र है। लाइक अगर 50 साल के ऊपर हमारे पास कोई आ रहा है तो हम कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, फॉरगेट IVF, वो कानूनन अपराध है अब, ठीक है। ऐसे ही लोअर लिमिट भी है, जैसे कोई 19 साल की लड़की मेरे पास आ जाए तो भी मैं इलाज नहीं कर सकती, बिकॉज उन्होंने लोअर लिमिट 21 साल तय कर दी है, फॉर फीमेल 21 साल, फॉर मेल 23 साल। तो ये तो रही एज की बात। तो लेकिन यस, साइंस विज्ञान में किसी भी उम्र तक आप प्रेगनेंसी करा सकते हो एक लेडी की, ये एक वंडर ऑफ साइंस है, मिरेकल ऑफ साइंस है, बिकॉज बच्चेदानी की कोई उम्र नहीं होती, अंडों की उम्र होती है। तो पहले, मतलब अब तो खैर कानून लागू हो गया, पर पहले कितने केस हुए हैं, 60 साल पे बच्चा करा दिया, 70 साल पे बच्चा करा दिया, विच इज़ रॉन्ग, जो नहीं करना चाहिए, वो गलत है, बच्चे के प्रति भी अन्याय है, इसीलिए सरकार ये लिमिट लेके आई है 50 साल की। सो देयर आर मैनी पेशेंट्स, कभी किसी का एक्सीडेंट में बेबी एक्सपायर हो गया तो आप 45 साल पे कर रहे हो, 50 साल पे कर रहे हो, एंड विद गुड रिजल्ट्स।
एंड देर आर मैनी पेशेंट जहाँ इवन 8 IVF फेलियर के बावजूद प्रेगनेंसीज हुई हैं. सो अल्टीमेटली आई वुड से कि IVF एक साइंस का चमत्कार है, एक वरदान की तरह है. मुझे अपना 25 साल पुराना MD का ज़माना याद है, जब हमारे पास सिवाय पेशेंट को हाथ जोड़ के एडॉप्शन एडवाइस करने के अलावा और कोई उपाय नहीं होता था. ये भी वो ज़माना था जब उस समय बहुत रीच नहीं थी IVF की. लेकिन आज की डेट में शायद ही कोई कपल होगा जिसको एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से बच्चा ना मिल पाए. बहुत ही कम ऐसे कपल होंगे जिन्हें अल्टीमेटली हमें हाथ जोड़ के क्षमा मांगनी पड़ेगी कि सॉरी, अब आप एडॉप्शन की तरफ बढ़ चलो. सो आई वुड से टू द व्यूअर्स कि इट इज़ अ वंडरफुल टेक्नोलॉजी. और जैसे बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो हमें कहते हैं कि IVF लास्ट रिजॉर्ट की तरह है. तो IVF लास्ट रिजॉर्ट की तरह नहीं होता. जहाँ IVF की ज़रूरत है वहाँ IVF करना चाहिए, और जहाँ IVF की ज़रूरत नहीं है वहाँ IVF नहीं करना चाहिए. अगर हम अपने जीवन के हर फील्ड में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, हम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, हम कार्स इस्तेमाल करते हैं, हम घोड़ा गाड़ी पे नहीं चलते हैं, हम मोबाइल से कम्युनिकेशन करते हैं, TV चैनल सब देखते हैं, तो मेडिकल साइंस में ही क्यों नहीं. अगर मेडिकल साइंस में हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम बच्चा बाहर बना के एक किसी निसंतान दंपति को बच्चा दे सकते हैं, तो उसको अडॉप्ट करना चाहिए. जी, एक मिथ जो बहुत लोगों का मानना है कि दिस इज़ अ वेरी पेनफुल ट्रीटमेंट, और इसमें बहुत सारी सर्जरीज होती हैं या बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं. आफ्टर दिस इज़ डन द बॉडी इज़ नॉट लाइक नॉर्मल, लाइक यू नॉर्मली कंसीव. तो ऐसा भी कुछ होता है? सो डॉक्टर मीनू, ये भी आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया हुआ है कि यस, ये बहुत ज़्यादा मिथ है. हमारे सामने अक्रॉस द टेबल बैठते ही पेशेंट का सबसे पहला सवाल ये होता है कि इसमें तो बहुत पेन होगा. सो आई शुड टेल द व्यूअर्स कि बिल्कुल पेनलेस ट्रीटमेंट है IVF. ठीक है, ओके. ज़ीरो पेन, कोई ऑपरेशन नहीं है, कोई कटिंग नहीं है, कोई ओवरनाइट एडमिशन नहीं है हॉस्पिटल में. सो इट इज़ अ वेरी सेफ एंड सिंपल प्रोसीजर, जिसमें आपको सिर्फ आना है, जाना है. आप आए, इट्स एन OPD बेस्ड ट्रीटमेंट. आप आए, मैंने अल्ट्रासाउंड किया और इंजेक्शन लगाए. इंजेक्शन का पेन ज़रूर है थोड़ा सा, वो भी इंजेक्शन बहुत साधारण इंजेक्शन होते हैं. अच्छा. जो कि पेट में लग जाते हैं इंसुलिन की तरह. यूजुअली या तो पेशेंट खुद लगा लेता है या पेशेंट के हस्बैंड को हम सिखा देते हैं. इंजेक्शंस लगाना इतने आसान होते हैं. हार्डली 10 से 12 दिन के इंजेक्शन, जिसमें आपकी 4-5 दिन विजिट है डॉक्टर के पास. दैट इज़ ऑल्सो फॉर अल्ट्रासाउंड. जो एग निकालने का प्रोसेस है वो भी किसी ऑपरेशन से नहीं होता. अल्ट्रासाउंड के थ्रू एग निकाल लिए जाते हैं एंड दैट इज़ पेनलेस, क्योंकि आप एनेस्थीसिया दे रहे हो, 15 मिनट का बेहोशी दे रहे हो. एंड जो बच्चा डालने का प्रोसीजर है वो भी बिल्कुल पेनलेस होता है, उसमें तो बेहोशी की भी ज़रूरत नहीं होती. बेड रेस्ट का भी बहुत इसमें बड़ा लोगों को होता है. वो हमने इसलिए नहीं कराया क्योंकि हमें पता था 9 महीने बिस्तर पे लेटना होगा. दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी रॉन्ग मिथ. बेड रेस्ट का इसमें कोई रोल नहीं है, ज़ीरो रोल है. आप अगले दिन से काम पे जाइए, बल्कि काम करते रहेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा फॉर सक्सेस. ओके डॉक्टर रश्मि, किसी भी चीज़ का 100% सक्सेस रेट तो नहीं हो सकता. दैट इज़ नॉट इवन ह्यूमन. तो इसमें भी तो फेलियर्स होते हैं. इसका फेलियर रेट क्या है एंड व्हाट इज़ द रीज़न फॉर फेलियर? ओके, सो यस, सैडली अभी तक IVF की टेक्नोलॉजी 100% सक्सेस पे नहीं पहुंची है. विज्ञान ने उतनी ही तरक्की की है कि हमें इंजेक्शंस पता चल गए कि अंडे किससे ज़्यादा बनाएं. अंडों को हमें बिना ऑपरेशन के निकालना आ गया, थैंक्स टू फिजिक्स ऑफ अल्ट्रासाउंड एंड थैंक्स टू सो मैनी साइंटिस्ट्स. उन बच्चों को हमें पालना आ गया 5 दिन लैब में, बिकॉज ऑफ द साइंटिस्ट्स एफर्ट्स कि हमें पता चल गया वो बच्चे क्या खाते हैं, क्या पीते हैं. तो वो कल्चर मीडियाज़ बन गए. तो हमने 5 दिन जो काम शरीर में नली में होता है वो हमें लैब में करना आ गया. लेकिन वो जो एम्ब्रायो या भ्रूण या बच्चा, उसका और यूट्रस की जो परत होती है एंडोमेट्रियम, उनके बीच की क्या क्रॉस टॉक है, वो क्या सिग्नल्स हैं, वो क्या रिसेप्टर्स हैं, वो अभी तक विज्ञान सॉल्व नहीं कर पाया है. ओके, राइट, दैट इज़ द जिसे कहते हैं वो एक हर्डल है. इम्प्लांटेशन एग्जैक्टली कैसे होता है? इम्प्लांटेशन मतलब भ्रूण का बच्चेदानी में लगना. उसमें क्या केमिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं, एग्जैक्टली कैसे वो भ्रूण बच्चेदानी में इम्प्लांट होता है, ये अभी तक विज्ञान में क्वेश्चन मार्क है. जिस दिन वो मिस्ट्री सॉल्व हो गई उस दिन IVF के रिजल्ट 100% हो जाएंगे और शायद उस दिन नॉर्मल बच्चे पैदा होने बंद हो जाएंगे. Oh my God. शायद उस दिन सब सोचेंगे कि ठीक है, जब बच्चा करना होगा तो IVF से कर लेंगे. ओके, till then of course success is not 100% and the success most importantly depends on the female's age.
लेडी की उम्र पे ही सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट है। जैसे कोई अगर 44 साल की लेडी मुझे कहें कि मेरे एग से आईवीएफ कर दीजिए, और बहुत से पेशेंट्स होते हैं, तो 0% लाइव बर्थ रेट है। लाइव बर्थ रेट मतलब 9 महीने पे स्वस्थ हेल्दी बच्चा उनके हाथ में आने के चांसेस आर 0% एट द एज ऑफ 44 to 45 ईयर्स। जिन कंट्रीज़ में एग डोनेशन बैंड भी है, लाइक जर्मनी, वहाँ पे उन्होंने आईवीएफ की लिमिट रखी हुई है 43 साल। 43 ईयर्स पे भी अगर हम आईवीएफ करेंगे लेडी के अपने एग से, तो शायद लाइव बर्थ रेट 5 से 10% है। लेकिन वही अगर हम यंग एज पे करेंगे, लेट्स से 25 ईयर्स, 27 ईयर्स, लेस देन 30 ईयर्स, देन मे बी अराउंड 50-60%। एंड विद डोनर एग, यस, इट इज़ इवन हायर, राइट। यहाँ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रेस करने वाली बात है टू आवर व्यूअर्स कि मेल इनफर्टिलिटी इज़ इक्वली कॉमन। पुरुषों का जो निसंतानता है वो इक्वल कॉमन है आज की डेट में, और ये भी बहुत एक सैड रियलिटी है। हमारे पास हर दिन एक कपल ऐसा आता है जहाँ लेडी के हज़ारों टेस्ट हो चुके होते हैं, वो साल भर से टेस्ट करा रहे हैं, ट्यूब्स, ये वो, अंडा, और पुरुषों का तो एक छोटी सी वीर्य की जांच भी नहीं हुई जी। शुक्राणु किसी ने देखने की कोशिश भी नहीं की कि हैं भी या नहीं जी। ये भी एक बहुत अवेयरनेस की ज़रूरत है। कोई भी कपल जो निसंतानता से जूझ रहा है, उसको सबसे पहले हस्बैंड की स्पर्म की जांच करानी चाहिए। सस्ता इलाज, सस्ता सा टेस्ट है, छोटा सा टेस्ट है, और सिर्फ एक ही टेस्ट है, जिससे हम हस्बैंड की तरफ से निश्चिंत हो जाएं कि यस, हस्बैंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेट्स नाउ फोकस ऑन द फीमेल। मैम, आपने बताया कब किसको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए अगर प्रॉब्लम हो रही है प्रेगनेंसी में, और बहुत कुछ आपने और भी बताया। आई थिंक इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव एंड वेरी यूजफुल फॉर द व्यूअर्स। पर मैम एक चीज़ बताइए, हाउ टू नो विच आईवीएफ सेंटर इज़ गुड? एक अच्छे आईवीएफ सेंटर की क्या पहचान होती है? आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डॉक्टर मीनू, और अगर मैं इनफॉर्मली बात करूं तो मेरे पास आ जाओ, बट जोक्स अपार्ट, जब एक बार ये डिसाइड हो गया कि आईवीएफ ही होना है, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन उसके बाद ये है कि आपका आईवीएफ कहाँ आप कराएं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। उसमें 3-4 चीज़ें हैं जो सेंटर को सेलेक्ट करते हुए। नंबर 1, डॉक्टर से आप मिले कि नहीं मिले, डॉक्टर की बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपका डॉक्टर के साथ कनेक्ट कैसा है। बॉडी लैंग्वेज से ही समझ आता है कि डॉक्टर आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं, डॉक्टर क्वालिफाइड हैं कि नहीं। ये भी एक रियलिटी है हमारे देश में कि बहुत ज़्यादा चेक्स नहीं हैं, तो कभी कभी अनमेडिको लोग भी क्वैक्स की तरह बैठे हो सकते हैं जो अपने आप को इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट कह सकते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी श्योर कि आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास हैं, आप एक एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास है, और डॉक्टर से आप मिल चुके हैं और डॉक्टर की बात आपको समझ आ रही है। आधा तो डिसीजन आपका वहीं हो जाएगा। उसके बाद सेंटर कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द सेंटर कैसे। सो बिकॉज इट इज़ अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन साइंस, तो एक जस्ट आइडिया लगाइए कि उनके पास सारी टेक्नोलॉजी है कि नहीं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है कि नहीं, वेदर दे हैव लेजर मशीन, वेदर दे हैव ऑल द लेटेस्ट इंक्यूबेटर्स, बहुत सारी टेक्नोलॉजी होती है आईवीएफ में। देन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आईवीएफ सेंटर का होता है एम्ब्रियोलॉजिस्ट और लैब साइंटिस्ट। क्लिनिशियन या जो डॉक्टर होते हैं उनका काम होता है एग्स बनाना और एग्स को निकाल के एम्ब्रियोलॉजिस्ट को लैब में दे देना, तो 50% रोल इसमें एम्ब्रियोलॉजिस्ट का है, राइट। तो यू हैव टू बी वेरी श्योर कि वहाँ फुल टाइम 24/7 एम्ब्रियोलॉजिस्ट की टीम है, बिकॉज दे में बी मेनी सेंटर, बिकॉज एम्ब्रियोलॉजिस्ट की बहुत कमी है हमारे देश में, एम्ब्रियोलॉजिस्ट बहुत कमी है। तो बहुत सारे सेंटर्स होते हैं जहाँ फ्लाई वाले एम्ब्रियोलॉजिस्ट होते हैं, वेयर द आईवीएफ्स आर डन इन बैचेस, और एक साथ 10-15 केस हैं और उसमें 2-3 दिन के लिए कोई एम्ब्रियोलॉजिस्ट आ रहा है और कर रहा है, तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ होने की संभावना होती है। फुल टाइम एम्ब्रियोलॉजिस्ट है कि नहीं, डॉक्टर क्वालिफाइड है कि नहीं, एक्सपीरियंस्ड है कि नहीं, उनके सेंटर में टेक्नोलॉजी सारी है कि नहीं, प्लस थोड़े से पेशेंट्स के रिव्यू भी देखिए। आप वहाँ बैठो सेंटर में, 2-4 पेशेंट्स से बात करो, उनके कोई पॉजिटिव पेशेंट्स हैं कि नहीं, पेशेंट्स के क्या फीडबैक है उनके प्रति, तो ऐसे करके आई थिंक सेंटर को चूज़ करना विल बी द बेस्ट थिंग। बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपने दी मेरे व्यूअर्स के लिए। मैं व्यूअर्स को बोलना चाहूँगी खास तौर से इस एपिसोड को संभाल के रखिए। डॉक्टर रश्मि शर्मा से अगर आप मिलना चाहते हैं, इनसे बात करना चाहते हैं, तो इनके नंबर्स यहाँ स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं, इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनके सेंटर्स हैं दिल्ली में, ओरिजिन फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर्स हैं, 5 सेंटर्स दिल्ली में हैं इनके। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर मीनू, थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी, थैंक यू। तो व्यूअर्स मिलते रहेंगे ऐसे ही एक्साइटिंग एपिसोड्स में, जुड़े रहिए फॉर डॉक्टर मीनूज शो।